बाढ़ में न्यूज 18 आपके साथ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि लगातार एक मुहिम के तहत हम इसे कैंपेन के तहत चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस आपदा में, इस त्रासदी में फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालना, उनकी मदद करना, या फिर उनके दिमाग में कुछ सवाल है तो उस सवाल का सही जवाब दिलवाना, यह हमारा काम है। हालांकि मंत्री जी को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि काफी तारीफ की न्यूज 18 की, उन्होंने ऐसी पहल की और एक सेतु का काम पब्लिक और सरकार के बीच में न्यूज 18 कर रहा है, तो इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का भी। लेकिन आज जब बातचीत शुरू हुई तो कई सवालों पर, कई मुद्दों पर संजय झा ने क्या कुछ कहा है, एक एक कर उन सभी सवालों का जवाब, क्योंकि ये बाढ़ की त्रासदी से कब तक लड़ते रहेंगे, या फिर प्रभावित लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, या फिर सोच का जो सरकार का एंगल है, सरकार वाला एंगल है, वो क्या है, तो एक साथ सभी को हम सामने रखते हैं कि क्या कुछ कहा है मंत्री संजय झा ने। पहले मैं बाढ़ पीड़ित और प्रशासन के बीच में सेतु का काम करने का जो प्रयास न्यूज 18 बिहार के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको शुभकामना और बधाई देता हूं। बिहार में खास करके बाढ़ जो है वो लार्जली नेपाल से जो मैक्सिमम नदी है, कोसी है, कमला है, बागमती है, अधवारा समूह है, गंडक है, इस सब का उद्गम नेपाल में है। और नेपाल से जब ये बिहार में इंटर करता है तो अपने साथ सिल्ट, गाद जिसको कहते हैं, पानी बड़ी मात्रा में फ्लो में पानी बिहार में इंटर करता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल जो पर्यावरण का चेंज हो रहा है उससे अनप्रिडिक्टेबल रेन हो जाता है। इसी साल 16 जून को 4,12,000 क्यूसेक पानी गंडक में आ गया। नेपाल के कैचमेंट में इतनी बारिश हुई। जल संसाधन विभाग जो हम लोग का एम्बैंकमेंट है, जो रफली 3800 किलोमीटर है, उसको लगातार वॉच करना, अन्य जो रिवर है उसको वॉच करना, 24 घंटा ये काम हम लोग करते रहते हैं। लोकल प्रशासन से डीएम वगैरह को बुला करके उस पूरा डिटेल्ड रिव्यू करना कि खुद मैं बताते हैं कि मैंने खुद क्या देखा, क्या परिस्थिति है, आप लोगों का फीडबैक किया है और आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, और अगले दिन डीएम को फिर भेजते हैं कि आप पूरा हवाई सर्वेक्षण करके आइए और इमीडिएटली रिलीफ का काम शुरू कीजिए। ये जो कैलिब्रेटेड एफर्ट है खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर, उसका प्रभाव यह हुआ कि नीतीश कुमार जी के सरकार बनने से पहले बाढ़ में आपदा जब आती है उस समय राहत पहुंचाने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब तो पूरा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पूरा सरकार ने बना दिया है। पिछले साल बाढ़ आया, लगभग 22 लाख लोगों के अकाउंट में हम लोगों ने 6,000 रुपया ट्रांसफर किया। डिटेल डेटा रहता है प्रशासन के पास, और वो उस डेटा का जो अफेक्टेड एरिया रहता है वहां पर सीधा उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। किसी की मृत्यु हो गई, दुखद है, लेकिन 4 लाख रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सरकार सतत प्रयास करती है कि उनको रिलीफ मिल जाए। और इसके अलावा एक हम लोगों का टोल फ्री नंबर है 18003456 जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। हेलो WRD करके जो हमारा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो चलता है, उसके माध्यम से भी अलग अलग जगह से लोग हम लोगों को खबर करते हैं, सूचना देते हैं, और उस पर भी हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक तो हम लोग जरूर फ्लड के टाइम में और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसके प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए डिपार्टमेंट के सारे लोग 24 घंटा अलर्ट है। चलिए, संजय झा ने साफ तौर पर कहा कि जो नीतीश कुमार की सोच है, अब एक हायरार्की मेंटेन किया जा रहा है। कहने का मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से सीढ़ी नुमा उसे एक पिरामिडिक शेप देने की कोशिश की जा रही है। उस शेप के जरिए उन तक लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है जिन्हें बेहद जरूरत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार अगर प्रयास कर रही है, लोगों के खाते में पैसे डाल रही है, इंतजाम कर रही है, तो हर साल इस तरह की त्रासदी में तो गाढ़ी कमाई जो है वो लोगों तक राहत पहुंचाने में ही समाप्त हो जाएगी, या फिर एक बड़ा मैन फोर्स, मेंटल फोर्स जो है उस तरफ दिशा में लगेगा।
स्थायी समाधान की बात क्यों ना हो, नदियों का रुख बदलने की कोशिश क्यों ना हो। सप्तकोशी जो नदी है उसका प्रवाह गंगा में होता है, बाढ़ आ जाती है, क्यों ना गंगा की धारा में भी कुछ धाराएं और भी खंडित कर दी जाएं। यह प्रयास हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना संभव है ये सरकार के लोग बता पाएंगे। संजय झा जी अगर होते तो हम उनसे यह सवाल कर पाते। हमारे साथ है कुंतल कृष्णा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, शक्ति यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं और राम सागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल मंडल जी, सवाल सबसे पहले आपसे ही कि ठीक है, सरकार के पास क्या स्थायी समाधान के लिए कोई रोड मैप है? ठीक है, सरकार काम कर रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ भेज रही है, उनके खाते में पैसे डाल रही है, लेकिन हर बार कटाव, जमीन जो है वो पूरे के पूरे समा जा रहे हैं। स्कूल है, भवन है, मंदिर है, मस्जिद है, सभी कुछ बर्बाद हो रहे हैं। तो फिर से एक बार कोशिश होती है इसे बनाने के लिए और अगली तैयारी होती है बाढ़ के लिए, फिर सैंडबैग भरे जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इससे निजात कब तक मिलेगी? क्या प्रोसेस है सरकार का? इस पर क्या एंगल है सरकार का? देखिए विवेक जी, ये आपने सत्य कहा कि ये साल दर साल हर साल बाढ़ आता है और निश्चित रूप से विकास के कार्य जो एक साल में होते हैं उसे भी तबाह करके चला जाता है। मैं खुद मधेपुरा जिले से आता हूं, कोसी के त्रासदी, हम कोसी वासी जो मधेपुरा वासी भी हैं, अक्सर हर साल कहिए तो वो हमारे जिले में भी आता है और बहुत से विकास के कार्य को हमने भी भुगता है कि वो ऐसे कार्य जो कि कभी सालों बाद हुए थे वो बाढ़ के कारण चले गए। देखिए, ये एक ऐसा समस्या है जिसको लेकर के सभी जानते हैं कि नेपाल में अधिक बारिश होने के कारण जो बारिश होती है उसे वहां से पानी को छोड़ा जाता है और वो बिहार उससे तबाही का रूप लेता है। इसके परमानेंट सॉल्यूशन की अगर आज आप विवेक जी बात कर रहे हैं तो इसका एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन है कि हाई डैम की जो बात नेपाल से जो कई बार हुई भी है और इस बीच भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात की थी और जब वो लास्ट टाइम नेपाल गए थे उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से जब तक हाई डैम नहीं बनेगा इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ हो नहीं सकता। सिल्ट मैनेजमेंट को लेकर भी कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ये बातें कही, लेकिन इसको लेकर के जब देरी देखी गई तभी बिहार राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो कंसर्न मिनिस्टर संजय झा जी जो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड पर्सनैलिटी भी है, उन्होंने जो बात रखी कि जो इंटरलिंक करने की बात है, छोटी छोटी नदियां को इंटरलिंक करके या सूखी हुई जो कुछ नदियां हैं जो विलुप्त हो चुके हैं फिर से उगाही करके उसे इंटरलिंक करके पानी को यूटिलाइज करने की जो योजना है उसे हम लोगों ने शुरुआत करने की कोशिश की है ताकि जो इसका निजात जो है इसी के तहत निकला जा सकता है। देखिए, राजनीति अपने जगह है, हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन अगर जो सच्चाई है कि इसे अगर परमानेंट इलाज के लिए इसको देखा जाएगा तो यही कुछ विधि है जिससे आप, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, इसे आप रोक तो नहीं सकते, हाँ कम कर सकते हैं। चलिए, उसकी धारा को मोड़ने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तब और अब में कितने 31 साल के अगर शासनकाल को अगर हम देखें, 31 साल की सरकारों को देखें तो उस पर प्रयास क्या हुए? हम लगातार बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछते रहे, मरहम लगाते रहे, दवा देते रहे, चूड़ा गुड़ का इंतजाम करते रहे, कई चीजें हमने देखी, कई ऐसे फुटेज सामने आते थे और कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने निरीक्षण किया, सर्वे किया, सर्वेक्षण किया और ये चीजें चलती रही। जो अब ये लगता है कि अगले साल भी इस तरह का सर्वे होगा, हेलीकॉप्टर आकाश में दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री कुछ देख रहे हैं और पता नहीं ऊपर से क्या दिखाई देता होगा। हालांकि जो जल और उसका प्रभाव क्षेत्र है वो जरूर नजर आता होगा। राम सागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, राम सागर जी जरा हमें यह बताइए कि डबल इंजन वाली सरकार का मुहावरा हमेशा आपकी जुबान पर होता है, तो ये डबल इंजन यहां पर फेल क्यों हो जा रहा है? हाई डैम की बात हो रही है या फिर इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो क्या इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है और सरकार ने उस रोड़े को हटाने के लिए क्या प्रयास किया? जब आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं तो ये वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये कोशिश किया गया था कि नदियों को जोड़ने का। जी जी। उससे होता क्या कि जहां सुखाड़ वाला इलाका है उधर पानी भी जाता है और जहां बाढ़ था वहां बाढ़ में कमी भी आती। लेकिन अफसोस का ये बात है कि बीच में वाजपेयी जी की सरकार नहीं रही और 10 साल यूपीए की सरकार रही और दुर्भाग्य ये रहा कि नेपाल में भी वामपंथियों की सरकार बन गई थी। जो कुछ वहां से किया जा सकता था वो वामपंथी सरकार के बारे में जानते हैं कि वो चाइना के प्रभाव वाली सरकार थी, उसमें रुकावट आया होगा और फिर से हमारी सरकार डबल इंजन की बनी है तो ये कोशिश किया जा रहा है कि उसको फिर से हम चैनलाइज करें। और अभी मंडल जी भी ने और मंत्री जी ने भी कहा है कि उस पर काम किया जा रहा है, नदियों को जोड़ने पर भी काम होगा। और अब इसमें 2 पार्ट होता है,
प्री बाढ़ और पोस्ट बाढ़, और प्री बाढ़ ही हो जाए, बाढ़ आए नहीं, उसका प्रबंध सबसे बेहतर होता। लेकिन सारी चीज़ों को मंडल जी भी ने विस्तार से आप लोगों के बीच रखा है, और उसी बात को मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस पर कुछ नया है, कुछ नया होगा तब तो दोहरा पाइएगा। कुछ नया, कुछ नई बातें हैं। कटाव वाली जो तस्वीरें हैं, त्रासदी वाली जो तस्वीरें, वो तो हम दिखा रहे हैं। हम तो बस यही पूछ रहे हैं, बाढ़ में हमने न्यूज़ 18 का साथ लोगों को इसलिए मिल रहा है ताकि उनकी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को भरोसा, हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। अब ऐसे में जो है जनता वो हमारी तरफ से हम तक सवाल पहुंचाती है, और वो डेस्क जो हमारा काम करता है वहां तक पहुंचा देता है जहां पर आप लोगों के कान है। हमें जरा ये बताइए कि ठीक है, आप कह रहे परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार थी, उनकी सरकार चली गई, फिर इनकी सरकार चली आई, फिर फलाने की सरकार आ गई, ये सरकारों वाला छोड़ दीजिए। हमें जरा ये बताइए कि अभी तक जितने भी आपके हाथ में सरकारें, आपकी कुर्सी, जितने दिन में आपके हाथ में कुर्सी रही, आपने क्या किया इसके लिए? हाई डैम को लेकर क्या किया? चलिए हम आते हैं, जरा चलते हैं कुंतल कृष्णा और शक्ति यादव जी के पास। शक्ति यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी से। शक्ति यादव जी, इस पूरे मामले को, ये हम शायद दूसरी बार बैठ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और बैठना जरूरी भी है। जिस तरह कोरोना को लेकर डेली फीडबैक लेकर हम लोगों को जगाते थे, अब लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे को आप उठाइए, सरकार को जगाइए। हाई डैम की बात तो हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है ये कुछ नजर नहीं आता। सबसे पहले तो एक बात आप देख लीजिए कि बाढ़ की जो स्थिति है, लबोलबाब लगातार वही स्थिति है। हजारों करोड़ खर्च करने के बाद ये बाढ़ इनके भ्रष्टाचार को ली जाती है, सबूतें नष्ट कर देती है। कई तरह की बात की, इंटरलिंक रिवर की बात कर दी इन्होंने, और हेलो WRD की बात कर दी। इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग 13 करोड़ की आबादी जो लगभग बिहार की, उसमें लगभग 2 करोड़ की आबादी कहीं न कहीं बाढ़ से प्रभावित है। एक सबसे बड़ा सवाल कि जिन नदियों के उन्नयन या मजबूतीकरण या तटबंधों के रख रखाव पर जो इनका खर्च हो रहा है, अब इस पर भी मैं चाहूँगा, आप अच्छा पहल किया, मैं आपको बधाई देता हूँ न्यूज़ 18 को, लेकिन इस पहलू पर भी विचार करने होंगे कि जहाँ हजारों करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ रुपये खर्च हुए, और जहाँ वाटर डिस्चार्ज जहाँ पर 75,000 क्यूसेक हो रहा है, 80,000 क्यूसेक हो रहा है, और तटबंध के बारे में यह संसूचित किया गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसकी क्षमता 1.5 लाख क्यूसेक वाटर सहन करने की है, फिर वो 1 साल का बंधा हुआ तटबंध बह जाता है। ये सवाल कहीं न कहीं घेरे में आता है कि जो काम हम कर रहे हैं बाढ़ निरोधक या मजबूतीकरण का तटबंधों का, वो आखिर ये बाढ़ में लील कैसे जा रही है। सवाल ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात हो रहे हैं, हम यह भी मानने के लिए तैयार है कि जो हमारा नेपाल में जो बराज बनने की बात है, हाई डैम बनने की बात है, उसमें क्या पहल हुई नहीं पहल हुई, यह सबसे किसी से छुपी हुई बात नहीं है। वो बात सबको पता है कि नेपाल की सरकार ने अपने दुखड़ा क्या कहा कि डैम बनने से हम कहीं न कहीं हमारा नेपाल जो है त्रासदी का शिकार होगा, उसकी अपना लॉजिक है। हम चाहते हैं अपनी सुरक्षा के मानक के दृष्टिकोण से, लेकिन जो गंडक या बूढ़ी गंडक से लेकर गंगा सहित कमला बलान सभी जो नदियां बिहार में खास करके जो खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करती है, जिसके संदर्भ में लाखों करोड़ रुपया यहाँ का नुकसान हो रहा है बिहार का। और आप दूसरे तरफ आप बाढ़ के पहले कहते कि हमारे कोई तटबंध नहीं टूटेंगे, आप अनाउंस करते हैं। इरिगेशन मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि हेलो कोई भी जी कोई यहाँ क्या, एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो जहां सुनवाई नहीं और कार्रवाई नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे। आप डिटेल्स आंकड़े निकाल लीजिए कि अभी तक के तटबंधों के रख रखाव, सुदृढ़ीकरण और मजबूतीकरण यादव जी आपको ठीक है निखिल मंडल जी को आपके साथ स्क्रीन पर ला रहे हैं। ये जरूरी है कि सवाल का जवाब भी मिले, सही तरीके से मिले, पॉइंट वाइज मिले। तो निखिल मंडल जी को भी हम जरा स्क्रीन पर लाते हैं और शक्ति सिंह यादव जी को भी जरा लाते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट अभी उठाया जा रहा है, शक्ति सिंह यादव जी जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, उसका जवाब सरकार के पास क्या है, निखिल मंडल जी के पास क्या है, हम ला रहे हैं। निखिल मंडल जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस पटना राजधानी जो बिहार का कैपिटल है, जब छोटी सी बरसात में ये अपने बाढ़ में तब्दील हो जाता है, घरों में पानी हिल जाता है, जब इसका मैनेजमेंट नहीं कर सकती है सरकार, तो बिहार के फ्लड कंट्रोल का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब एक आकलन कर लीजिए ना, एक प्रमाण देख लीजिए। आप जब पटना में पानी बहता है
तो उस पर आप सवाल खड़े करते हैं कि पटना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर में पानी भर कमर हो जाता है और बहुत सी चीजें तैरने लगती है। जब आप एक कैपिटल का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं बाढ़ का, जब नदियों के रख रखाव मजबूतीकरण, हाँ, स्क्रीन पर रहिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लील होते गए, लील गया भ्रष्टाचार। शक्ति जी, आपके सरकार में 24-48 दिनों तक ठीक है राम सागर जी, हम आएंगे जरा, लेकिन जरा निखिल मंडल जी को जवाब दे दीजिए। के अंदर पानी निकाल दिया जाता है पटना से। देखिए शक्ति यादव जी जो कह रहे हैं, पहली बात उन्होंने सवाल उठाया WRD पे, जो शिकायत वो कह रहे हैं कि उसका कोई समाधान नहीं होता। तो WRD का ट्विटर अकाउंट पे भी आप देख सकते हैं कि बिहार से जुड़े कई समस्या जो कि अलग अलग जिलों से लोग रखते हैं, उनके समस्या का समाधान भी होता है, वहां पोस्ट भी होता है, और जिस व्यक्ति ने समस्या लिखा होता है वो धन्यवाद भी देते हैं। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, वो खुद चेक किया जा सकता है, वो डाटा हटाया नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, तो अभी तक हमने लगभग 3800, अगर प्रॉपर आंकड़े की बात करूं मैं तो 3789.96 किलोमीटर जो तटबंध है उसको हमने तैयार किया है, और जिसके तहत 36.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हम लोगों ने बचाया है, और ये हमने अभी 2021 से पहले ही इतना कर रखा है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम तैयार हो, जहां तक जो कह रहे हैं कि बह जाता है तो उसको लेके भी दक्षिण बिहार के जो तटबंधों के मजबूतीकरण के आंकड़े निखिल भाई प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा उत्तर बिहार के उन तटबंधों का आंकड़ा मेरे सामने प्रस्तुत करिए, मैंने इन आंकड़ों को देखा है जल संसाधन के वेबसाइट पर। हमको जरा ये बताइए कि जो उत्तर बिहार सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड इलाका है, जो आप भी जिस इलाके से आते हैं, मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं मैं कर रहा हूं, जहां आपसे आप आते हैं, खास करके जिस इलाके से कमला बलान से लेकर बूढ़ी गंडक से लेकर जो भी नदियां आज उत्तर बिहार में तबाही मचाती है, उसके मजबूतीकरण में किन किन इलाकों को आपने सेफ रखा। और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको निखिल जी, जहां बराज 73,000 क्यूसेक वाटर जब डिस्चार्ज कर रही है, और जहां 85,000 क्यूसेक वाटर क्षमता वाली बांधों को तोड़ रहा है, और आप ये पुष्ट कर रहे हैं कि हमारी ये बांध इतनी क्षमता क्यूसेक वाटर को रोकने की ताकत है, और ली जाती है उस तटबंध को, जवाब भ्रष्टाचार खुल करके सामने आता और कोई इरिगेशन करवाए। ठीक है निखिल जी, देखिए ऐसा है कि ये कोई पहले से, हाँ ठीक है, हमने अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जिसके तहत हमें एक अंदाजा जरूर होता है कि इतने पानी आने वाले हैं, लेकिन कई बार वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। उसके तहत कई बार आपने देखा है 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो बाढ़ की, लेकिन आंकड़ा उत्तर से दक्षिण पहुंच गया, दक्षिण वाले आंकड़े आपने प्रस्तुत कर दिए है कि पानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा आता है। वहां समस्या होती है, अगर आप नहीं उत्तर बिहार वाले तब तक आंकड़े, उत्तर बिहार वाले तब तक आंकड़े निखिल मंडल जी जरा निकालिए, हम आते हैं कुंतल कृष्णा जी से जरा बात करते हैं। कुंतल कृष्णा जी कर सकता, और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा ही। नहीं ठीक है कुंतल कृष्णा जी, विवेक जी, क्यूसेक के धार के बीच में कोई बांध आएगा तो वो टूटेंगे ही, लेकिन उसको बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, और जो कॉल सेंटर हैं 24/7 कॉल सेंटर हैं, आज अभी जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े लंबे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तकनीकी बात कही जा रही है, हाई चेक डैम नहीं बन पाया, ऐसा नहीं हो पाया, परंतु विवेक जी बहुत बेसिक बात जो है जिसके कारण आज पूरा बिहार इस चीज से परेशान है, अभी तकरीबन 70 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं, अभी जिस वक्त बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। आपकी जो हेल्पलाइन है वो 3 घंटे से लगातार बज रही है, इसका मतलब इतने लोग आपसे मदद मांग रहे हैं। जानते हैं कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि बिहार की ऑफिशियल्स ने बाढ़ को एक एनुअल इवेंट की तरह ले लिया है, और उससे भी बड़ी बात है कि बाढ़ राहत को तो इन लोगों ने एक एनुअल अपॉर्चुनिटी की तरह ले लिया है, वार्षिक अवसर यह हो गया है कि साहब बाढ़ आएगी, तटबंध की घोषणा की जाएगी, उसके लिए बजट बनेगा, तटबंध बनेगा, और तटबंध टूटेगा, और सबसे बड़ी बात कि तटबंध टूटने का कारण दिया जाता है कि तटबंध चूहे खा गए। इन अधिकारियों के घर में क्या कभी चूहों ने कुछ खाया है? जो करोड़ों रुपए का तटबंध बह जाता है और यह बात कह देते हैं कि तटबंध चूहे खा गए। विवेक जी, बात घूम फिर के एक जगह आती है, ऐसी सरकार जो इस बात को कहती है कि साहब हम तो सिर्फ ईमानदारी के लिए हैं, उस सरकार में अधिकारी अगर इसको आपदा को अवसर की तरह ले रहे हैं तब तो ये चलिए, ये तो बात होती है, पर सरकार जब इस आपदा को अवसर की तरह, वार्षिक अवसर की तरह लेने लगे तो बहुत दुखद बात है। सरकार बारंबार इस चीज को कहती है, अभी
शक्ति जी ने बहुत अच्छे से बात बताई कि कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिक्स है, कौन से ऐसी इंजीनियरिंग है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी के दबाव को सहने वाला तटबंध 70,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज पे टूट जा रहा है। कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग है? और उसमें खर्च हुए 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों के लिए एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे दिया जाता है, तकनीकी कारण चूहों द्वारा तटबंध खा लिया गया। साहब, कितनी हास्यास्पद बात है। किस तरीके से आप अपने सामने होते हुए भ्रष्टाचार को पनपा नहीं रहे हैं, आप अपने सामने होते हुए भ्रष्टाचार को एक वार्षिक एनुअल इवेंट बना रहे हैं। इस साल बाढ़ आई है, इस साल इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है, अगले साल भी बाढ़ आएगी, अभी से तैयारी कर लो। जवाब देते जाते हैं। हाँ, कुंतल जी 60 साल सत्ता में कांग्रेस रही है, आपने क्या किया है? मुद्दे की बात की जाए राम सागर जी, मुद्दे की बात की जाए। अभी आप तो 17 साल से आप हैं, उस समय 17 साल से तो आप हैं राम सागर जी। 17 साल की बात कीजिए ना, 7 साल से तो सेंटर और बिहार में आप हैं। आप ऐसी बात करके बाढ़ पीड़ित 70 लाख लोगों को 70 लाख लोगों का दुख बढ़ा रहे हैं राम सागर जी। राम सागर जी, आज इस वक्त जब 70 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, उस समय भाजपा उस बात की बात कर रही है जिस वक्त का कोई ट्रेस नहीं है। आज इस वक्त भाजपा की सरकार पटना और दिल्ली दोनों जगह है। 7 साल से आपकी सरकार है टेलीविजन की। बिहार को भी कष्ट राम सागर जी, धिक्कार है ऐसी सरकार पे, धिक्कार है ऐसी सरकार पे। यह चीज हो राम सागर जी, हम चाहते हैं कि काफी अच्छे तरीके से शांत माहौल में एक बढ़िया चर्चा हो, और चर्चा हो भी रही थी। और डर इस बात का है कि ये जो हलचल, जो आवाजें होती हैं, कहीं उससे फिर से बांध में दरार ना आ जाए, क्योंकि जो बात अभी शक्ति सिंह यादव कह रहे थे, बात पते की है, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्षमता देखिए, पानी का डिस्चार्ज देखिए, और इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए, इस गणित को। और इसके बाद यह भी देखना होगा कि इसमें जब सरकार मॉनिटर करती है, सरकार खुद सर्वे करती है, तो इतना देखने में क्या है, जिनके ऊपर आपने जिम्मेदारी दी, सवाल फिर वही है। तब इसका मतलब कि चूहे, असली चूहे कौन है, वो आप समझ सकते हैं। सब कुछ खोलकर बोलने की जरूरत नहीं है। और निखिल मंडल जी, उत्तर दक्षिण वाला जो चक्कर है, इससे हमें थोड़ा सा निजात पाना चाहिए। ठीक है, हम एक तार्किक अगर चीजों पर अगर बात करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि अब जो सप्तकोशी का दंश बराबर इस पर बात करते हैं, अब गंगा की धाराओं को भी बांटने की जरूरत है। अब इस पर काम होना चाहिए। हर साल इस तरह अगर होगा तो जेबें आम जनता की खाली होंगी, फायदा किसी को कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ आए, इस चर्चा में शामिल हुए। हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन जरूर निकले, ताकि बिहार बच सके। बार बार बाढ़ की त्रासदी, बाढ़ से बिहार बर्बाद हो रहा है, ऐसे हेडलाइंस को चलाने में हमें भी दुख होता है। फिलहाल जो भी आपदा आई हुई है, उसका हम लोग एक साथ मिलकर सामना कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, और जो भी सवाल होंगे उसका जवाब सरकार से दिलवाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो हर बात के लिए सामने है, हमेशा 24 घंटे 7 दिन वो तैयार हैं आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। खबरें लगातार जारी।